जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सफेद सागर नाम से एक मूवी लॉन्च हुई है। उस ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना के द्वारा कारगिल वार के दौरान जिन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया उस पर वह मूवी आधारित है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उसके एक पहलू को लेकर के आज की स्टोरी, रियल स्टोरी आपको बताते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए एक मूवी है बट हमारे एयर वॉरियर्स के लिए वो एक रियल लाइफ थी, सही में जिया गया जीवन था और हमारे पायलट्स के द्वारा जाबाजी का किया गया प्रदर्शन था। उसी स्टोरी को जब आप एयर वॉरियर्स के मुंह से सुनते हैं तो उसके रियल क्लिम्स और स्टोरी आपके सामने आएगी। आज उस ऑपरेशन सफेद सागर के एक पोर्शन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के शहीद होने और उनको वीरगति मिलने की स्टोरी में आपके सामने लेकर के आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कारगिल वार जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में भारत की सरकार ने इस चीज को डिक्लेयर करने में काफी समय लिया कि वहां जो घुसपैठ हुई है वो इंट्रूडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, नॉन स्टेट ऑपरेटर्स हैं या फिर पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के जवान हैं। और इसको इस्टेब्लिश करने में जितना ही लेट होता गया उतना ही हमारी भारतीय सेना के लिए वो सिचुएशन खतरनाक होती चली गई। और उसको इस्टेब्लिश करने के दौरान ही जब पहला जत्था कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में भेजा गया तो वो कैप्टन सौरभ कालिया वापस ही नहीं आया और बाद में उनका छत बिछत शरीर वापस किया गया। उसके बहुत दिनों बाद भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि अब इसमें भारतीय वायुसेना की एंट्री करना जरूरी है। तब तक भारत की संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय वायुसेना को यह परमिशन नहीं दिया था कि आप उस सेक्टर में जाकर के ऑपरेट करें। यद्यपि भारतीय वायुसेना के पास उस सेक्टर का पूरा नक्शा था पहले से, क्योंकि भारतीय वायुसेना रेगुलरली यह काम करती रहती थी। फिर भी उस ऊंचाई पर 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 फीट पर लड़ाई लड़ने का, बम्बार्डिंग करने का, ऑपरेट करने का तजुर्बा भारतीय वायुसेना के पास भी क्लियरली नहीं था उस समय तक, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमेशा प्लेन की लड़ाई आज तक होती रही, 71 के वार में भी लड़ाई वहां तक नहीं पहुंची कि 18,000 की फीट से बम्बार्डिंग करना पड़ा। अंततोगत्वा भारतीय वायुसेना को इस शर्त पर उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व किया गया कि आप किसी भी हालत में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। इस शर्त को मानते हुए भारतीय वायुसेना ने अपना रेकी मिशन ऑपरेट किया। स्टार्टिंग में कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह जाकर के वहां के रेकी किए, तो धीरे धीरे जब ये पता चल गया कि वो इंट्रूडर्स नहीं बल्कि पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के जवान हैं और वो एक जगह नहीं बल्कि अनेकों चोटियों पर पूरे सेक्टर में बिखर करके उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय वायुसेना को नई रणनीति अपनानी पड़ी। भारतीय वायुसेना के उस समय के 17 स्क्वाड्रन, जिसका नाम गोल्डन एरो है, कमांडिंग ऑफिसर रहे तब के विंग कमांडर धनोआ सर और बाद में जो एयर चीफ मार्शल धनोआ सर बने, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन बालाकोट किया गया। और जब अब कारगिल के सारे पहलू अभी बाहर आ गए तो इस पर बात उन्होंने भी खुल के किया और हम आप भी बात कर सकते हैं। धनोआ सर ने सारी चीजें खोल करके कही। 17 स्क्वाड्रन का जो बेसिक रोल था वो था रिकॉनेसेंस, फोटोग्राफी, टोह करना, अंदाजा लगाना, वहां के की जो एरिया है वहां की फोटोग्राफी करके वहां का एक्चुअल सीन लेकर के आना। उसी दौरान आपको यहां एक चीज बताना चाहेंगे कि जब भी कोई फाइटर कहीं बम्बार्डिंग करने के लिए जाता है तो वो अकेला नहीं जाता। हमेशा तो 2 फाइटर तो जाएंगे ही, लेकिन जब किसी मिशन पर जाते हैं, अगर 2 जहाज बम्बार्डिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ में 2 फाइटर्स ऐसे रहेंगे जो ऐसी मिसाइल्स के द्वारा इक्विप्ड या ऐसे वेपन्स के द्वारा इक्विप्ड रहेंगे कि जो कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है तो उसको काउंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि आप बम्बार्डिंग में बिजी हैं तब तक आपके ऊपर हमला हो सकता है। लाइक दिस ऐसे फॉर्मेशन में हमारे फाइटर्स उड़ा करते हैं। तो उसी के दौरान मिग 27 उड़ा रहे
फ्लाई लेफ्टिनेंट नचिकेता और उनके साथ के एक और पायलट को एक मिशन मिला कि वहां पर जाकर के मुंतो डालो करके एक हिल है, वहां पर बम्बार्डिंग करने के लिए। यद्यपि उस बम्बार्डिंग इत्यादि में भी बहुत सारे कैलकुलेशन थे, बहुत सारे करेक्शन किए गए, जीपीएस लोकेशन की प्रॉब्लम थी। जो हमारा जीपीएस था वो अमेरिका के द्वारा ऑपरेट था। धनोवा सर ने इस चीज को बताया कि हमारा इंडियन जो जीपीएस था वो हम एवरेस्ट से कोऑर्डिनेट लेते थे और उनके जीपीएस में 100 मीटर का हमको डिफरेंस आ रहा था। वो सारे करेक्शन करके हमारे पायलटों को वो बहुत सारी डिफिकल्टीज करके अपने को एडजस्ट करना पड़ा। उस दिन 27 मई 1999 के दिन फ्लाई लेफ्टिनेंट नचिकेता जब बम्बार्डिंग करने के लिए जा रहे थे, यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई दो फाइटर कहीं किसी मिशन के लिए मान लीजिए अटैक करने जाते हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं या मिसाइल फायर करके जाते हैं, तो उनके पीछे एक या दो जहाज बैटल डैमेज असेसमेंट जिसको बीडीए बोलते हैं उसके लिए रेडी रहते हैं। वो जहाज तो बम्बार्डिंग करके आगे निकल गया, लेकिन पीछे वाले जहाज उसके ऊपर से फ्लाई करके उसकी रेकी करके और फोटोग्राफी करके लाएगा कि जो हमारा मिशन था डैमेज का वो कितना हुआ, क्या डैमेज हुआ, कितने % तक हुआ, और अगर डैमेज नहीं हुआ तो दोबारा फिर स्ट्राइक लॉन्च की जाएगी। तो इसको बोलते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट। उसी समय गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और एक और पायलट रनवे एंड पर अपने जहाज स्टार्टअप के साथ लाइनअप में खड़े थे। फ्लाई लेफ्टिनेंट नचिकेता ने जब वहां बम्बार्डिंग की तो आपको यह समझ में आना, आपको यह पता होना चाहिए कि वह 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं। बम्बार्डिंग करने के बाद उन्होंने गनरी ऑपरेट किया और उस गनरी ऑपरेट करने से उनका जहाज फ्लेम आउट हो गया। जहाज के फ्लेम आउट होने का मतलब होता है इंजन स्विच ऑफ, इंजन का फायर आउट, इट इज फ्लेम आउट। व्हाई इट हैज हैपेंड? बिकॉज एट दिस हाइट, एट सच हाइट, एट सच ए बिग हाइट, oxygen density is low. Once you are firing any weapon, so many other type of gases are produced, mainly you can say carbon dioxide also. So as these other gases are produced, so there is a lack in the density of the oxygen. So that air getting sucked inside the engine is less sufficient to burn the fuel, और इस तरह से फ्लेम आउट हो जाता है। ये एक मैं आपको मोटा मोटा बताया। फ्लाइट पर नचिकेता का जहाज जब फ्लेम आउट हुआ, उन्होंने इजेक्ट किया। आफ्टर इजेक्शन ही वाज काट बाय द इंडियन आर्मी। बट जिस जगह पर इजेक्शन हुआ था, नचिकेता सर के बगल में के साथ में जो दूसरा पायलट फ्लाई कर रहा था, ही वाज मेकिंग अराउंड कि यहां पर इजेक्शन हुआ है, टिल द टाइम रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे और इनको पिकअप करे, वो वहां पर राउंड लगाते रहे। बट इन बिटवीन उन्होंने कॉल दिया कि मेरे पास फ्यूल कम है, सो आई हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर। ये कॉल सुनकर के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो कि रनवे एंड पर लाइनअप थे, उन्होंने टेक ऑफ किया और उन्होंने बोला कि ओके आई एम रीचिंग दैट पॉइंट। यद्यपि उनका काम वहां पर नहीं था, उनका काम था बैटल डैमेज असेसमेंट। जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है उसके ऊपर से जहाज को लेकर के जाना और रेकी करना और फोटोग्राफी करके ले आना कि कितना डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है या कितना बाकी है। बट उन्होंने वीरता दिखाते हुए, उन्होंने यूनिटी दिखाते हुए, उन्होंने भाईचारा दिखाते हुए, पायलट उनके स्क्वाड्रन का है नहीं है, जहाज उनका है नहीं है, ये सारा मैटर अलग करते हुए ही टुक ऑफ। एयर चीफ मार्शल धनोवा सर ने अपने कई सारे इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही मैंने ये कॉल आरटी पे सुना कि आहूजा इज टेकिंग ऑफ, आई रेन टू द एटीसी टू टॉक टू आहूजा बाय द टाइम ही वाज इन द एट दैट पॉइंट, बिकॉज स्क्वाड्रन आहूजा के पास वो कोऑर्डिनेट पहले से थे जिस कोऑर्डिनेट पर फ्लाइट पर नचिकेता को अटैक करना था। वो कोऑर्डिनेट पहले से होने के नाते स्क्वाड्रन अजय आहूजा उस कोऑर्डिनेट पर बहुत आसानी से पहुंच गए, क्योंकि यहीं पे पहुंचना है। और उसके बाद वो उस रेकी पॉइंट को भी देखते रहे। बाय द टाइम एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उस एरिया में था, उन्होंने उसको कांटेक्ट किया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बोला कि मैं कुछ घायल सैनिकों को लेकर के जा रहा हूं, आई विल ड्रॉप एट श्रीनगर एंड कम बैक। लेकिन हेलीकॉप्टर की स्पीड तो फाइटर जैसी नहीं है। वो जब तक वो उन घायल सैनिकों को वो ड्रॉप करे श्रीनगर और तब तक वापस आए, अजय आहूजा ने सोचा कि हम इस लोकेशन को जहां पर एयरक्राफ्ट क्रैश किया है, क्योंकि स्नो के अंदर क्रैश करने से ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे, मैं यहाँ गो राउंड करता रह रहा हूँ। हेलीकॉप्टर पहुंचे इससे पहले गो राउंड करते रहे, ऐसा उनका थॉट था। इन बिटवीन दुश्मन की सेना ने एक स्टिंगर मिसाइल उनको फायर कर दी एंड ही वाज हिट बाय दैट मिसाइल।
मिसाइल हिट करने के बाद जैसा प्रोटोकॉल, जैसा एयर चीफ मार्शल धनोआ सर ने बताया कि हम लोगों ने पहले से जो प्रोटोकॉल डिसाइड किए थे कि अगर आप वहां इजेक्ट करोगे 15,000 फीट पसरों में गिरोगे, रात को ऐसे एक्सपायर हो जाओगे, उससे अच्छा है यू डाइव इन द वैली एंड इजेक्ट इन द वैली। उन्होंने सेम वैसे ही किया, बट आफ्टर इजेक्शन ही वॉज कॉट बाई द पाकिस्तानी आर्मी। और उसके बाद अजय आहूजा को वहां से ले जाया गया और अजय आहूजा की बाद में जो डेड बॉडी वहां से वापस की गई, पूरा शरीर छत विछत करके यहां तक कि अंग प्रत्यंग तक काट दिए गए। किसी भी जिनेवा कन्वेंशन के किसी भी रूल का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया। वही गुस्सा एयर चीफ मार्शल धनोआ सर के साथ में था जब वो चीफ बने और विंग कमांडर अभिनंदन एक बार फिर पाकिस्तान में पकड़े गए, तो उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन के पिताजी एयर मार्शल वर्धमान सर को उन्होंने कॉल करके कहा, सर दैट टाइम यू कुड नॉट ब्रिंग आहूजा बैक, दिस टाइम विल ब्रिंग अभिनंदन बैक। एयर चीफ मार्शल धनोआ से और स्क्वाड्रन अजय आहूजा से कितनी गहरी दोस्ती थी, इसका प्रमाण वो अपने एक वीडियो में देते हैं। लाइव वीडियो में वो कहते हैं कि जब एक्चुअली स्क्वाड्रन अजय आहूजा उनके स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर थे, और जिस दिन उन्होंने मिशन अजय आहूजा का मिशन था, उन्होंने धनोआ सर को बोल के रोका कि सर आपका बहुत सॉर्टी हो गया, क्योंकि फर्स्ट सॉर्टी उन्होंने अपने स्क्वाड्रन का सीओ ने खुद किया था उस वैली के अंदर। तो सर आपकी बहुत सारी सॉर्टी हो गई, अब आप रेस्ट करो, मैं करता हूं। तो धनोआ सर ने स्माइल करके बोला, चलो भाई फ्लाइट कमांडर का जैसा आदेश हमें मानना है। यद्यपि फ्लाइट कमांडर सीओ से जूनियर है, बट ही मेक्स द फ्लाइंग प्लान। सो अल्टीमेटली दैट डे देयर वाज सॉर्टी ऑफ धनोआ सर, बट in place of Dhanoa sir, Squadron Ajay Ahooja went. So that's why I made the this slogan beyond the call of duty. जो उनकी ड्यूटी नहीं थी फिर भी उन्होंने बर्बरी दिखाई, फिर भी उन्होंने उनके जगह पर अपने को रखा, और जहां पर उनको नहीं जाना था क्योंकि उनका तो बीडीए काम था, फिर भी वो रेस्क्यू मिशन के लिए हो गए और अल्टीमेटली शहीद हुए। पाकिस्तान ने जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए स्क्वाड्रन अजय आहूजा के साथ जो दर्दनाक कार्य किए, उसकी जितनी निंदा नहीं, उसकी जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। यद्यपि वर्ल्ड कम्युनिटी में इसकी बहुत आलोचना हुई, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल प्रेशर नहीं बनाया जा सका, जो कि उस समय की तत्कालीन भारत की सरकार का मैं फेल्योर मानता हूं, और उसका बदला हम आज तक नहीं ले सके। ये थी स्क्वाड्रन अजय आहूजा के बलिदान की कहानी। आप बार बार वीडियो में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, स्क्वाड्रन अजय आहूजा की पत्नी, उस समय उनका 10 साल का बेटा था, और वो उस इमोशनल स्टोरी को बता रही हैं कि कैसे वो उनको लास्ट विदाई कह के गए कि हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं श्रीनगर और अभी आ जाएंगे, और वो कभी वापस नहीं आए। वो कहती हैं कि जब उनके घर पर यूनिफॉर्म में कोई आया तो हमने सुना कि यूनिफॉर्म में कोई ऑफिसर क्यों आएगा, असिस्टेंट कमांडर आए, देन आई जस्ट शॉक्ड, और फिर उन्होंने बोला कि इजेक्शन हुआ है, स्क्वाड्रन आहूजा इज मिसिंग। देन मेरे को डर लग रहा था, फिर भी मैं सोची कि किसी तरह हो सकता है मिल जाए, और फिर जब वो नहीं आए तो फिर कभी नहीं आया। ये इमोशनल स्टोरी थी। स्क्वाड्रन अजय आहूजा ने उस समय एक टाटा की कार बुक की थी जो कि आ नहीं पाई थी, बाद में उस गाड़ी को मैडम ने लाया और बहुत दिन तक अपने पास रखी। ऐसा दर्द उन्होंने उस फेस किया। स्क्वाड्रन आहूजा के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे को सिर्फ उनकी मैडम ही नहीं, देश का हर नागरिक और स्पेशली भारतीय वायुसेना का हर जवान और पायलट उसको फील किया। उस दर्द को आज भी हम फील करते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हैं जहां उनके पोस्टमार्टम की वीडियोस हैं, उनको आप देख नहीं सकते हैं। ये था स्क्वाड्रन अजय आहूजा के बलिदान की कहानी। आगे ऑपरेशन सफेद सागर के और पहलुओं को मैं लेकर के आपके सामने आने वाला हूं, जिसमें जब ये मिग 27 और मिग 21 टाइप 96 जिसमें अजय आहूजा सर थे, ये दोनों जब क्रैश किए, इसके बाद कैसे मिग 17 क्रैश किया, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कैसे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। आफ्टर दैट Mirage was brought into action and how laser guided bomb destroyed the enemy tops. I'll come back very soon. जय हिंद, जय भारत।